हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम चैप्टर 20 कर रहे थे। ठीक है, ये आपका हिंदी भाषा इतिहास और वर्तमान के हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। इसका ये इग्नू का आपका है सब्जेक्ट BA और कोड इसका है BHDE 106 या फिर EHD 06। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। तो इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन बचे हैं, उनको आज देख लेते हैं। और बाकी के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, वहां आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 4th क्वेश्चन है, भाषा उन्मुख पाठ्यक्रम पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, भाषा उन्मुख पाठ्यक्रम पर आपसे कुछ चर्चा करने को बोला गया है और इसके स्वरूप पर भी आप चर्चा कीजिए। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भाषा उन्मुख पाठ्यक्रमों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, या तो आपसे पूछा जा सकता है भाषा उन्मुख पाठ्यक्रम पर आपसे टिप्पणी करने को कैसे दे सकते हैं, या फिर भाषा उन्मुख पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आंसर आपको ये करना है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आज से लगभग 10-12 वर्ष पहले सिफारिश की थी कि सभी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा में साहित्योन्मुख पाठ्यक्रमों की ही तरह भाषोन्मुख पाठ्यक्रमों का भी प्रावधान किया जाए। ठीक है, ये किसने सिफारिश की थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सिफारिश की थी कि शिक्षा में साहित्योन्मुख पाठ्यक्रम की ही तरह भाषोन्मुख पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था की जाए। अतः विश्वविद्यालय जहां MA में हिंदी साहित्य की उपाधि देते हैं, वहीं वे MA हिंदी भाषा की उपाधि भी दें। ठीक है, भारत के बाहर कई देशों में इस प्रकार के भाषोन्मुख पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा के स्तर पर उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के बावजूद आज भी कई विश्वविद्यालयों में भाषा के पाठ्यक्रम नहीं चलते हैं। ठीक है, समाज में भाषा के महत्व को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि इस दिशा में हमें तुरंत काम करना चाहिए। विश्वविद्यालयों में नए पाठ्यक्रमों को लागू किया जाना चाहिए। स्कूल स्तर पर भाषा पाठ्यक्रम हमें भाषा से परिचित कराता है, भाषा कौशल का विकास कराता है। जो छात्र मातृभाषा के रूप में भाषा को पढ़ते हैं, उनके भाषिक कौशल के विकास के लिए हम साहित्यिक कृतियों के उपयोग पर बल दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी यह आवश्यक होगा कि माध्यम के रूप में भाषा के महत्व को ध्यान में रखते हुए अन्य विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल करें। दूसरी या तीसरी भाषाओं को पढ़ाने का उद्देश्य अधिक से अधिक प्रयोजनपरक होना चाहिए। तीसरी भाषा का अध्ययन के बाद इन्हीं क्षेत्रों में भाषा थोड़ा सा लाइट हो रहा है, समझ लीजिए, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। ठीक है, भाषा में अपने को अभिव्यक्त कर सकें। ठीक है, अर्थात पत्र लिख सकें, भाषा दे सकें, डायरी लेखन कर सकें या पढ़े हुए किसी अंश को अपने शब्दों में दोहरा सकें। इस तरह स्कूली स्तर पर भी प्रयोजनपरक दृष्टि से बचा नहीं जा सकता। ठीक है, इस तरह की शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो भी बच्चों ने शिक्षा ली है, जो भी उन्होंने सीखा है, किसी भी भाषा को अगर उन्होंने सीखा है तो वो अपने शब्दों में उसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, विश्वविद्यालय स्तर पर मात्र साहित्य को ही नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि प्रयोजनपरक पक्षों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें एक और साहित्य में विशेष अध्ययन की सुविधा देनी चाहिए।
विशेष सुविधा के साथ साथ अन्य भाषिक पक्षों पर भी बल देना चाहिए। भाषा उन्मुख पाठ्यक्रमों में हमारा तात्पर्य उन पाठ्यक्रमों से है जो भाषा उन्मुख पाठ्यक्रम है, उनका तात्पर्य ऐसे पाठ्यक्रमों से है जिसमें भाषा की जानकारी और भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग निहित होता है। अगर कोई व्यक्ति अनुवाद करना चाहे तो उसके लिए यह आवश्यक होगा कि वह दोनों भाषाओं की संरचना से परिचित हो, शब्दार्थ के संदर्भ में जानकारी रखता हो और अनुवाद में होने वाली कठिनाइयों के निवारण के संबंध में विचार कर सके। ठीक है, अगर दोनों लैंग्वेज की नॉलेज नहीं होगी किसी को तो वो ट्रांसलेट कैसे कर पाएंगे, इसलिए उन्हें दोनों भाषाओं की जानकारी होना आवश्यक है। वह काम तभी संभव हो सकता है जब व्यक्ति को दोनों भाषाओं के बारे में अच्छी जानकारी होगी। इसी कारण ऐसे कार्यों को भाषा की अनुप्रयोग का क्षेत्र कहा जाता है। इसी तरह से जो व्यक्ति भाषा सीखता है उसके लिए भी आवश्यक होगा कि वह भाषा की संरचना के तत्व जैसे लिपि, उच्चारण, रूप रचना, वाक्य रचना आदि का अध्ययन कर चुका हो और छात्रों को स्वाभाविक त्रुटियों के निवारण के लिए भाषा के ज्ञान का समुचित उपयोग कर सके। ठीक है, जो भी भाषा में गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, उनका भी निवारण वो तभी कर पाएंगे जबकि उन्हें भाषा की अच्छी जानकारी होगी। इस तरह भाषा शिक्षण, अनुवाद शैली विज्ञान, वाक् दोषों का सुचारू कौशल आदि के क्षेत्र भाषा के अनुप्रयोग के क्षेत्र कहलाते हैं और इन क्षेत्रों के बारे में जिस विज्ञान में चर्चा की जाती है उसे अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, भारत में 1 लाख से अधिक हिंदी भाषा के अध्यापक हैं। ठीक है, भारत के अंदर बहुत सारे हिंदी भाषा पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, तो भारत में 1 लाख से ज्यादा हिंदी भाषा के अध्यापक हैं। हर वर्ष लाखों पृष्ठों का अनुवाद किया जाता है जिसके लिए प्रशिक्षित अनुवादकों की आवश्यकता होती है। भारत में तुतलाना, हकलाना आदि वाक् दोषों से पीड़ित लाखों लोग हैं जिनके इलाज के लिए प्रशिक्षित लोगों की कमी है। आने वाले युगों में कंप्यूटर के माध्यम से काम करने के लिए हमें लाखों लोगों की आवश्यकता होगी। इस स्थिति में हम कल्पना कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में भाषा के अनुप्रयोगात्मक क्षेत्र में काम करने की कितनी अपार संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमें उच्च शिक्षा में प्रयोजनपरक पाठ्यक्रमों को जिनका आधार भाषा के अनुप्रयुक्त पक्ष से होता है शामिल करना होगा। इसके लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना होगा। इन पाठ्यक्रमों के लिए उपयुक्त सामग्री तैयार करनी होगी और इन समस्त कार्यों के संदर्भ में शोध को विस्तार देना होगा। इस संदर्भ में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने एक कदम उठाया है और स्नातक स्तर से ही भाषा के पाठ्यक्रमों को छात्रों के सामने लाने की पहल की है और कई प्रमाण पत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किए हैं जिन्हें हिंदी माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था भी की गई है, जो अपने आप में एक सफल प्रयोग है। पाठ्यक्रमों की रूपरेखा पाठ्यक्रम
मुख्य तौर पर विषयों पर ही केंद्रित होता है। आज स्नातकोत्तर स्तर पर पूरे भारत में विभिन्न विश्वविद्यालयों में लगभग एक प्रकार का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, किंतु भाषाई दक्षता में असमान स्थितियों के कारण दक्षिण तथा पूर्व के विद्यालयों को ये पाठ्यक्रम भारी लगते हैं। भारत के अनेक राज्यों में मातृभाषा के रूप में कक्षा 1 से हिंदी पढ़ाई जाती है, जबकि हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी की पढ़ाई द्वितीय भाषा के रूप में कक्षा 6 से क्लास 6 से प्रारंभ की जाती है। इस प्रकार भाषा दक्षता में विषमता की स्थिति दिखलाई पड़ती है। इसलिए हिंदी भाषी प्रदेशों के विद्यालयों के लिए हिंदी भाषियों के समान पाठ्यक्रम भारी प्रतीत होते हैं। साथ ही जैसे राजस्थानी, अवधी, ब्रज, मैथिली भाषा का साहित्य हिंदी भाषी प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए सरल सा लगता है, क्योंकि वह इन बोलियों से अपेक्षाकृत अधिक परिचित होता है। किंतु हिंदी भाषी विद्यार्थी के लिए यह साहित्य कठिनाई पैदा करता है। इस समस्या के समाधान के लिए 2 उपाय किए जा सकते हैं। एक है हिंदी भाषी विद्यार्थी के लिए भाषा दक्षता में सुधार लाना, जो काफी कठिन लगता है, क्योंकि पूरे देश में दूसरी भाषा के रूप में हिंदी पाठ्यक्रमों में भी समानता नहीं है। तब दूसरा उपाय है ऐसे विद्यालयों को हिंदी के प्रयोजनमूलक पाठ्यक्रम देना, ताकि वे भाषा के विभिन्न अनुप्रयोग क्षेत्रों में काम कर सकें। उदाहरण के तौर पर दक्षिण का विद्यार्थी अनुवाद, कार्यालय हिंदी, भाषा शिक्षण, पत्रकारिता आदि के पाठ्यक्रमों को पढ़ सकता है। वह इसके बाद इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर खोज सकता है। हिंदी प्रदेश में साहित्य का अपनी भाषाओं में अनुवाद कर सकता है। हिंदी शिक्षण तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में कामकाज के लिए अपना सकता है। प्रशासन और बैंकों में हिंदी के पदों पर काम कर सकता है। इन विद्यार्थियों को हिंदी से उनकी मातृभाषा में और मातृभाषा से हिंदी में अनुवाद की दक्षता दिलाई जानी चाहिए। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं। उच्च पाठ्यक्रम के संदर्भ में एक दूसरी विषमता पाठ्यक्रम के स्वरूप के संदर्भ में है। हिंदी भाषा भारतीय भाषाओं के बीच सेतु का काम करती है। हिंदी के माध्यम से अध्ययन करने वाला हिंदी भाषी छात्र उस क्षेत्र की कड़ी होता है। उससे हम यह अपेक्षा करेंगे कि वह अपनी संस्कृति और अपनी भाषा के तत्वों को हिंदी में लाए और हिंदी के वाङ्मय की वृद्धि करे। आज का हिंदी भाषी छात्र हिंदी साहित्य का अध्ययन उसी रूप में करता है जिस रूप में मातृभाषा भाषी करता है। उसके लिए शायद यह अधिक उपयुक्त हो कि वह भारतीय परिप्रेक्ष्य में अपनी भाषा को आधार बनाकर हिंदी भाषा का और हिंदी साहित्य का अध्ययन करे। उदाहरण के लिए, हर भारतीय भाषा में भक्ति साहित्य विद्यमान है। हर भाषा में आधुनिक साहित्य उपलब्ध है। भक्ति साहित्य या आधुनिक साहित्य चाहे जिस भाषा में भी लिखा गया हो, उसका सवाल एक है और वह है भारतीय सवाल। इस दृष्टि से
यह आवश्यक होगा कि हम उच्च शिक्षा में हिंदी साहित्य के अध्ययन को अखिल भारतीय दृष्टि दें, विशेषकर अहिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थानीय भाषा, साहित्य और संस्कृत के परिप्रेक्षण में हिंदी के अखिल भारतीय स्वरूप का परिचय दें। कुछ विश्वविद्यालयों में इसी उद्देश्य को लेकर मिश्रित पाठ्यक्रम चलाया जाता है। इन विश्वविद्यालयों में एमए स्तर पर हिंदी तथा स्थानीय दोनों साहित्यों का परिचय दिया जाता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से भी छात्र जो स्थानीय भाषा और हिंदी दोनों भाषाओं को पढ़ते हैं, वे दोनों में अधूरे माने जाते हैं। यही कारण है कि जिन विश्वविद्यालयों में मिश्रित पाठ्यक्रम शुरू किए गए थे, उनमें या तो ये पाठ्यक्रम बंद कर दिए गए या उनकी उपयोगिता समानुपात मिश्रण की इस दृष्टि से हटकर हमें अखिल भारतीय संदर्भ में भारतीयता की दृष्टि से देने वाले पाठ्यक्रमों का प्रवर्तन करना होगा, जिससे छात्रों की हिंदी पढ़ने से लेकर लेकिन उसे अखिल भारतीय परीक्षण से पढ़ें, ताकि वो अखिल भारतीय परिप्रेक्षण से हिंदी को सीख सकें और वो पढ़ सकें। ऐसे पाठ्यक्रमों का केवल हिंदी भाषी प्रदेशों में बल्कि अहिंदी भाषी प्रदेशों में भी पढ़ाए जा सकते हैं। इस तरह के पाठ्यक्रम को जो बच्चे पहले से हिंदी जानते हैं या फिर जहां हिंदी प्रदेशों में वो रह रहे हैं या कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं जहां भी हिंदी का प्रयोग नहीं होता है, वहां भी ऐसे पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे इस भाषा का अखिल भारतीय महत्व बढ़ सके। साहित्य के अध्ययन में भी प्रयोजनपरक दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। वर्तमान युग में तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन का महत्व है। सृजनात्मक साहित्य में जैसे भारतीय साहित्य, अमेरिकी साहित्य, दक्षिण अमेरिकी साहित्य, अमेरिकी निग्रो, अंग्रेजी साहित्य आदि विविध रूप हैं। इन सभी साहित्यों में भी हमें कुल मिलाकर विश्व मानवता के विशिष्ट सवाल दिखाई पड़ते हैं और उनका अध्ययन हमारे लिए मनुष्यों को समझने के लिए आवश्यक हो जाता है। निष्कर्ष, साहित्य के अध्ययन को भी हम केवल एक भाषा तक ही सीमित ना रखें, बल्कि उस भाषा को सीमित करें। सीमित से परे अन्य साहित्य से भी जोड़ने का प्रयत्न करें। इसका मतलब ये है कि हिंदी जो हम सीख रहे हैं उसे केवल एक भाषा तक हम सीमित ना रखें। अगर आप एक या दो भाषाएं आप जानते हैं तो आप अच्छे से इसका अनुवाद किसी दूसरी भाषा का अपनी भाषा में कर पाएंगे। तो यहाँ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। 20 चैप्टर ये आपका खत्म होता है। यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर आपका है 21। ठीक है, ये 21वां चैप्टर है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। तो इसके चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिक्षा माध्यम के महत्व को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, शिक्षा माध्यम का महत्व आपसे पूछा गया है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित आदि विविध विषयों में छात्र जिस भाषा के माध्यम से पढ़ता है वह माध्यम भी पढ़े जाने वाले विषयों से कम महत्वपूर्ण नहीं होता है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो सारे सब्जेक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वह महत्व कई संदर्भों में होता है। विद्यार्थी के संदर्भ में यह ज्ञानार्जन की सुविधा और जीवन में उस ज्ञान के उपयोग की संभावनाओं की दृष्टि से होता है। ठीक है, जो भी आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, वो सभी आपके लिए उपयोगी होते हैं। विद्या प्राप्ति के पश्चात रोजगार पाने से लेकर रोजगार के क्षेत्रों में
आगे बढ़ने तक इसकी भूमिका होती है। इस दृष्टि से छात्र के लिए वही माध्यम उपयुक्त होता है जिसे वह सुविधापूर्ण ग्रहण कर सके तथा जो उसको सुरक्षित भविष्य प्रदान कर सके। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी शिक्षा प्राप्त करते हैं वो तभी आपके लिए उपयोगी होगी जब उसके माध्यम से आप कोई रोजगार तलाश कर सके या आपके जीवन में वो उपयोगी हो, आप उसे उपयोग में ला सकें। दूसरी ओर किसी भाषा का शिक्षा का माध्यम होना उस भाषा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह अत्यंत गहन एवं ठोस दायित्व भाषा के विकास की प्रक्रिया में बहुत सक्रिय भूमिका निभाता है। भाषा जिन जिन विषयों अथवा ज्ञान के क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाती है उन क्षेत्रों में उपयोग के अनुरूप वह ढलती है और उसे व्यापक रूप तथा अर्थवत्ता प्राप्त होती है। विभिन्न विषयों का माध्यम बनने से भाषा के सामाजिक रोजगार बनते हैं। इस बात को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी गांव या शहर में रहता है, उसके बाहर नहीं जाता, तो उसे उस गांव या शहर के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, वहां आने वाले लोगों के बारे में तो काफी जानकारी होती है, लेकिन उसके बाहर क्या है इस विषय में वह दूसरों से सुनकर या पढ़कर ही जान पाता है। लेकिन जब वह व्यक्ति उस स्थान से बाहर देश विदेश की यात्रा करता है, पहाड़, नदी, झरने, समुद्र, कारखाने, मशीनें आदि देखता है, विभिन्न स्थानों के लोगों से मिलता है, तो विभिन्न प्रकार के दृश्यों, स्थलों, वस्तुओं, लोगों के बारे में स्वयं अनुभव प्राप्त करता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो लोग एक ही जगह पर रहकर अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं, उन्हें सिर्फ वहां के बारे में ही जानकारी होती है, या उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी इस बात से हो जाती है अगर बाहर से वहां पर कोई आता जाता है, या वो कुछ चीजें किताबों में पढ़ते हैं या सुनते हैं। लेकिन जो लोग बाहर जाते हैं, घूमते हैं, या दूसरे शहरों में रहते हैं, या फिर देश विदेश की यात्रा करते हैं, तो उन्हें स्वतः ही प्राकृतिक रूप से चीजों का, लोगों का और उनके स्वभाव का ज्ञान होता है। यह अनुभव निश्चित ही उनके व्यक्तित्व को समृद्ध बनाता है, और ये ऐसा ज्ञान है जो कि उनके व्यक्तित्व को बहुत ही समृद्ध और मजबूत बनाता है। ये उनकी अपनी एक सोच को विकसित करता है, लोगों के बारे में, चीजों के बारे में, वस्तुओं के बारे में, दृश्य और प्रकृति के बारे में भी। इसी तरह से भाषा जब विभिन्न विषयों के ज्ञान से होकर गुजरती है, तो निश्चित ही अधिक अनुभव संपन्न और समृद्ध होती है। ठीक है, यही बात भाषा पर भी लागू होती है। भाषा भी जब निश्चित चीजों से बाहर होकर गुजरती है, तो ये भी ज्यादा संपन्न और समृद्ध हो जाती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका था, इसका ये यहाँ पे खत्म होता है। एक क्वेश्चन और इस वीडियो में कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, शिक्षा माध्यम का राष्ट्रीय सामाजिक जीवन में क्या संबंध है। ठीक है, शिक्षा माध्यम का राष्ट्रीय सामाजिक जीवन में क्या संबंध है। वस्तुतः शिक्षा के माध्यम का प्रश्न एक राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न होता है। ठीक है, शिक्षा का जो माध्यम है वो, उसका प्रश्न क्या है, एक राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न होता है, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण करने वाले नागरिकों के व्यक्तित्व का निर्माण शिक्षा से जुड़ा होता है। व्यक्ति को जिस भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, वह भाषा उसके सर्वांगीण विकास में जितनी सहायक एवं उपयोगी होती है, उतनी ही वह व्यक्ति को
रचनाशील बना सकती है। उस दृष्टि से यह पता चलता है कि शिक्षा का माध्यम छात्र को दो प्रकार से प्रभावित करता है। सर्वप्रथम तो जिस माध्यम से उसे शिक्षा दी जा रही है, उस माध्यम में छात्र की क्षमता के रूप में, यानी शिक्षा ग्रहण करने के दौरान छात्र की बौद्धिक क्षमता के समुचित उपयोग और विकास के रूप में है। दूसरे, शिक्षा की प्राप्ति के पश्चात अर्जित ज्ञान के उसके व्यावसायिक उपयोग और सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन में योगदान के रूप में। ठीक है, बच्चे को जब प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है तो पहली बात यह है कि उसे उसकी मदर टंग में दी जानी चाहिए। ऐसा आपको पहले से बताया जा रहा है इसमें, ताकि जो भी उन्हें सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है, उसे वो अच्छे से सीख सके, समझ सके। दूसरा है, शिक्षा बच्चों को उनके बौद्धिक विकास के लिए दी जाती है, और पहला कारण उनका बौद्धिक विकास करना है और दूसरा उन्हें इस योग्य बनाना है ताकि वो रोजगार की तलाश कर सकें, उन्हें अच्छा रोजगार मिल सके। माध्यम भाषा चाहे कोई भी हो, शिक्षा ग्रहण करने का माध्यम चाहे जो भी हो, वही ज्ञान को जीवन के विविध प्रकारों से जोड़ती है। ठीक है, शिक्षा आप किसी भी माध्यम से प्राप्त करें, इंग्लिश में करें, हिंदी में करें, लेकिन शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो कि आपको हर क्षेत्र से जोड़ने का काम करती है। इतिहास, राजनीति, गणित, चिकित्सा, भौतिक, वाणिज्य आदि विषय जिस भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति पाकर छात्र तक पहुंचते हैं, वही ज्ञान के क्षेत्र से उसकी संपर्क भाषा होती है। यदि वह भाषा ऐसी भाषा हो जिसकी व्यवहार क्षमता छात्र में भली भांति होती है, तो उसे न केवल ज्ञान अर्जन में सुविधा रहती है, बल्कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान के अनुप्रयोग में उसे कई कठिनाइयां भी नहीं होती हैं। यहाँ पर बताने का प्रयास ये किया जा रहा है कि अगर छात्र को एक ऐसी भाषा में शिक्षा दी जाए जो कि जिससे वो पहले से परिचित है, या फिर जिस भाषा को वो भली भांति समझ सकता है, तो वो चीजों को अच्छे से सीख सकेगा और आगे वो उपयोग में ला सकेंगे। उन्हें कठिनाइयां नहीं होंगी, मुश्किलें उन्हें नहीं आएंगी। लेकिन यदि उसका भाषिक आधार दृढ़ नहीं है, अगर भाषा उन्हें क्लियर नहीं है, अगर आप ऐसी भाषा में उन्हें कोई बात बताते हैं जो उन्हें भाषा वो नहीं जानते हैं, तो आप उन्हें कुछ भी बताएं, उन्हें ठीक से उस चीज की जानकारी नहीं हो पाएगी। यदि उसका भाषिक आधार दृढ़ नहीं होता, तो विषय विशेष के सिद्धांतों की जानकारी के बावजूद व्यक्ति के लिए अपने ज्ञान का समुचित रचनात्मक प्रयोग करना संभव नहीं हो पाता है। दूसरी ओर, यदि शिक्षा का माध्यम एक ऐसी भाषा होगी जिसे सीखने में ही विद्यार्थी को अपनी अधिकांश बौद्धिक शक्ति का इस्तेमाल करना पड़े, तो स्वाभाविक है कि वह विषय पर उतनी शक्ति नहीं लगा सकता। ठीक है, अगर उसे भाषा का ही अच्छे से ज्ञान नहीं होगा और वो भाषा को समझने में ही अपनी पूरी क्षमता लगाएगा, तो उसे विषय का ज्ञान अच्छे से नहीं हो पाएगा जितनी की सामान्य स्थिति में लगा सकता है। इसलिए व्यक्ति की अपनी प्रतिभा के विकास में शिक्षा का माध्यम काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भी आवश्यक है कि जिस माध्यम से शिक्षा दी जाए वह जीवन के बृहत्तर कार्यों से जुड़ा हो, अर्थात विद्यार्थी के ज्ञान अर्जित करने का भाषा माध्यम तथा ज्ञान के अनुप्रयोग का भाषा माध्यम एक दूसरे से अलग अलग ना हो। यानी शिक्षा, रोजगार, शिक्षा और अनुसंधान, शिक्षा और जीवन व्यवहार
एक दूसरे से भाषिक स्तर पर अलग ना हो। ऐसा ना हो कि शैक्षिक संस्थाओं से निकले नौजवान नागरिक अपने को मुख्य धारा से सहजता से नहीं जोड़ पाते हैं और उनमें आत्मविश्वास नहीं पैदा हो पाता है। परिणाम स्वरूप उसकी रचनात्मक शक्ति का अनुप्रयोग नहीं हो पाता है। समाज और राष्ट्र के निर्माण में वह अपनी संपूर्ण प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाता है। शिक्षा के माध्यम की सामाजिक प्रासंगिकता का एक अन्य पहलू भी है। यह पहलू जन सामान्य की शिक्षा से जोड़ना है। ठीक है, शिक्षा का एक और पहलू ये भी बताया गया है कि अगर आप शिक्षित हैं, आपको जानकारी है, तो आप जन सामान्य से आसानी से जुड़ पाएंगे। किसी भी राष्ट्र के शिक्षा तंत्र की भाषा यदि उस राष्ट्र की व्यापक जन समुदाय की भाषा से अलग होगी तो वह जन सामान्य को शिक्षित करने के अपने प्रयासों को सफल नहीं बना सकता। ठीक है, अगर ऐसी कोई भाषा होगी जिस जगह आप रहते हैं वहां की अगर आप भाषा नहीं जानते हैं तो आप अगर उन्हें शिक्षित करना चाहें या कोई ज्ञान देना चाहें तो आप उन्हें नहीं दे पाएंगे। आप जन सामान्य से नहीं जुड़ पाएंगे अगर आप उनकी भाषा को नहीं समझेंगे या अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे। और राष्ट्र के विकास तभी पूरा होता है जब जन समुदाय का विकास होता है। ठीक है, राष्ट्र का विकास भी तभी संभव है जब जन समुदाय का विकास संभव है। ठीक है, जब जन समुदाय का विकास होगा तभी एक राष्ट्र का विकास होगा। और विकास के लिए ये आवश्यक है कि आप ऐसी भाषा का ज्ञान आपको हो, अगर आप कोई बात बताना चाह रहे हैं तो आपकी बात को भी समझा जा सके और आप भी किसी की बात को समझ सकें। ठीक है, तो यही बताने की कोशिश यहाँ की गई है। ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। ये वीडियो आपका आधे घंटे का हो गया है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।